हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? टारगेट जेई सीरीज का, जेई एडवांस सीरीज का ये है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण वैसे तो जेई मेंस के सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी एनटीए बार बार पूछता रहता है, मतलब हम लोगों को उसको छोड़कर नहीं जाना है। क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जेई मेंस में तो आएगी ही आएगी और जेई एडवांस में तो आनी ही आनी है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है भैया? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। ऐसी समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन आ रहे हो वो त्रिकोणमितीय समीकरण हो जाती है। इनको हम लोगों को अलग अलग मान के नहीं चलना चाहिए। त्रिकोणमितीय फलन को हल करना, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना, बात एक ही है। पिछले सेशन में भी हमने त्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग कुछ और वैरायटी की चीज़ें करेंगे, देखेंगे किस किस टाइप की चीज़ें जेई एडवांस्ड में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेशन के लिए मैंने बता ही दिया तुमको कि किस तरह से फॉलो करना होता है। जैसे ही क्वेश्चन सामने आया, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर कहानी को आगे बढ़ाना है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन। यही वेराइटी मिक्स में रखने की कोशिश करूंगा, यही हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हम लोग कवर कर पाए, ताकि एक पूरी अपनी जो है ना प्रैक्टिस हर तरह से हो जाए। इंटीजर टाइप आया तो हमें पता है क्या सोचना होता है, मल्टीपल करेक्ट आया तो क्या करना है, पैराग्राफ टाइप आया तो क्या करना है, मैच द कॉलम आया तो क्या करना है। ठीक है, सिंगल करेक्ट आया तो क्या करना है। जेई एडवांस में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो एक काम करो, वीडियो को करो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। अंतराल 0 से 315 में समीकरण 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस पाई प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का सामांतर माध्य के पाई है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये समझो कि 0 से 315 आखिर में चीज क्या है। 0 से 315 पाई कितना होता है अपना? 3.14 होता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 315 जो है वो अपना 100 पाई के आसपास है। 100 पाई 100 से इसको गुणा कर दें तो 314। मतलब ये जो अंतराल दिया हुआ है, ये अंतराल हमको दिया हुआ है 0 से 100 पाई। 101 पे नहीं जा पाएंगे, 101 पे जाएंगे तो 315 से आगे निकल जाएगा। मतलब 0 से 100 पाई के मध्य हमको इस समीकरण के हल देखने हैं। अब यहाँ पे क्या समीकरण है, इसके मूलों के समांतर माध्य देखने, तो क्या करें, देखो 4 कॉस क्यूब एक्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स पहले में से कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखना, पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स मतलब कौन से चतुर्थांश में चला गया, तीसरे चतुर्थांश में। उसमें कॉस ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा एक कॉस एक्स माइनस 1 टाइप की चीज बन गई। एक कॉस एक्स माइनस 1 वहां है, एक कॉस एक्स माइनस 1 यहाँ है। कॉस एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लो, कॉस एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या करें, इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग जीरो के बराबर कर दो। एक बार जीरो को जीरो के बराबर कर दो, कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2n पाई हो जाएगा। कॉस एक्स 0 कब होता है, जब एक्स 2n पाई होता है। यहाँ क्या आएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 0। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि 4 कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। उसमें 4 का गुणा किया, 0 से लेकर 4 तक, उसमें 1 जोड़ दिया, ये है राशि 1 से लेकर 5 तक है। ये राशि कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक है। मतलब इसका शून्य होना संभव नहीं है, यह 0 नहीं हो सकता। 0 केवल ये हो सकता है, मतलब एक्स कैसा होना चाहिए पाई का इवन मल्टीपल, पाई का समगुणज। तो एक्स क्या क्या हो जाएगा, 0 से 100 पाई में देखें तो 0 हो सकता है,
2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, ऐसे करते हुए कहाँ तक हो सकता है, 100 पाई तक हो सकता है। अब इन सब का हम लोगों को क्या करना है, इन सब का हम लोगों को समांतर माध्य लेना है, यानी 0 + 2 पाई +4 पाई +6 पाई, ऐसे करते हुए 100 पाई। ध्यान रखना जीरो को भी शामिल करना है, जीरो को भूल ना जाना, भूल ना जाना जीरो को। तो कितने ये टोटल कितने गुणज हो गए, 2 पाई के गुणज की बात करें तो कितने गुणज है यहाँ पर, कितने गुणज हैं, ये कितनी संख्याएं लिखी हुई है, तो ये टोटल मिलाकर लिखी हुई है 51 संख्याएं, है ना। 2 4 6 8 ऐसे करते हुए 100 तक, और एक जीरो एक्स्ट्रा में मिल रहा है, तो टोटल मिलाकर 51 संख्या लिखी हुई है। ऊपर जोड़ दें कितना मिलेगा, 2 पाई कॉमन ले लूं, 1 + 2 + 3 से लेकर 50/51, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 50 × 51/2, n × n+1/2 ठीक है, बटे 51। क्या हो गया बताओ, 51 से 51 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया 50 पाई। हमको क्या कहा गया था कि इसके मूलों का समांतर माध्य, मतलब इसके हलों का समांतर माध्य k पाई है, यानी कि ये जो राशि आई है यह k पाई है। इसका अर्थ k कितना हो गया, k हो गया 50, k कितना हो गया, k हो गया 50, आंसर आ गया 50। क्लियर है क्या, बोलो क्या ये बात क्लियर है, बोलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बड़े सुंदर हल्के फुल्के नन्हे मुन्ने से सवाल हैं, इनको करने में हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक दो छोटे छोटे सवाल और देखते हैं। एक और इंटीजर टाइप सवाल है, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास, करो खुद से साल। सवाल समझा देते हैं। दो समीकरण है, एक cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और एक है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, जहां अल्फा कॉमा बीटा -पाई से पाई के बीच में है, यह कोण भी -पाई से पाई के बीच में है और दूसरा कोण भी -पाई से पाई के बीच में है। ठीक है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म अल्फा कॉमा बीटा की संख्या है। ठीक है, बोलो, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। देखो अल्फा कहां से कहां तक, -पाई से पाई तक, बीटा कहां से कहां तक, -पाई से पाई तक। तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक होगा, सोचो, ऐसा नहीं 0 से 0 हो जाए, डायरेक्ट घटा दिया, हर -पाई से -पाई घटा दो 0, पाई से पाई घटा दो, तो अल्फा माइनस बीटा 0 से 0 हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, क्या हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये न्यूनतम कब होगा, जब इसके न्यूनतम में से इसके अधिकतम को घटाया जाए, यानी कि -2 पाई। अधिकतम कब होगा, जब इसके अधिकतम में से इसके न्यूनतम को घटाया जाए, यानी कि 2 पाई। ध्यान देना, ये -पाई हो ये पाई हो, तो -पाई -पाई -2 पाई, और पाई -पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है क्या, बोलो, यानी अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक हो सकता है, -2 पाई से पाई तक हो सकता है। इसका अर्थ समझते हैं। एक चीज और दी हुई है, उसको लिख लेते हैं पहले। हमको दिया हुआ है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 1 होना चाहिए। अभी अभी हमने देखा था कि कॉस ऑफ समथिंग अगर 1 होता है, कॉस ऑफ थीटा 1 होता है, तो वो थीटा का हो सकता है, थीटा होता है 2 पाई का मल्टीपल, यानी कि अल्फा माइनस बीटा 0 हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा 2 पाई हो सकता है, और अल्फा माइनस बीटा -2 पाई हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी अंतराल में भी तो रखना है, इसी अंतराल में भी तो रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे 3 केस बन के आते हैं। केस नंबर 1 कि अल्फा माइनस बीटा 0 हो जाए, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए। ठीक है, अब दूसरी समीकरण हमको क्या दी हुई है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक होगा, अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक होगा, तो वो भी -पाई से पाई होगा। इन दोनों को जोड़ोगे, न्यूनतम मान कब मिलेगा,
जब ये भी माइनस पाई हो जाए, ये भी माइनस पाई हो जाए। अधिकतम मान कब मिलेगा? जब ये भी पाई हो जाए, ये भी पाई हो जाए। तो ये बात ध्यान रखना, इधर यहां लिख देता हूं ऊपर, अल्फा प्लस बीटा भी -2 पाई से 2 पाई के मध्य ही रहने वाला है। अल्फा प्लस बीटा भी -2 पाई से 2 पाई के मध्य ही रहने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा अपना? कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/e। अब ये चीज समझो, 1/e क्या राशि है? धनात्मक राशि है, ये बात तो मानते हैं हम लोग। और 0 से बड़ी मतलब धनात्मक तो है, ये तो बात पता ही है हम लोगों को। 1 से छोटी है, ये बात भी पता, क्योंकि 1 में किसी धनात्मक राशि का e का भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगी? 1 से छोटी हो जाएगी। ये राशि 1 से छोटी है, ठीक है। अब देखो, इसके हल अगर हमें देखने हैं, अल्फा कहां से कहां तक था अपना? -पाई से पाई था, तो 2 अल्फा कहां से कहां तक हो जाएगा? 2 अल्फा विल बी इन बिटवीन -2 पाई टू 2 पाई। यहीं नीचे ही बना लेते हैं, है ना, यहीं ले लेते हैं इसका। -2 पाई से 2 पाई के बीच में अगर कॉस के ग्राफ को देखा जाए, -2 पाई से 2 पाई के बीच में अगर कॉस के ग्राफ को देखा जाए, थोड़ा बड़ा ही करते हैं। जीरो पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, ऐसा। और 1/e कहाँ चलेगा? 1/e ऐसी कुछ कहानी होगी, है ना। ये जो रेखा है, ये है y इज इक्वल टू 1/e। और ये जो रेखा, ये जो ग्राफ है, ये किसका है? y इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा का। जबकि अल्फा 2 अल्फा कहाँ से कहाँ तक है? -2 पाई से 2 पाई तक। क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो cos 2 अल्फा का ग्राफ नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ आपने कर दी है। तो देखो, एक काम मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा सा समझाने में इसको आसानी हो। माना 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा अपना? cos थीटा इज इक्वल टू 1/e। जहां क्योंकि अल्फा -पाई से पाई था, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -2 पाई से 2 पाई हो जाएगा। तो -2 पाई से 2 पाई में ग्राफ बना दिया और कॉस थीटा बना दिया। अगर cos 2 अल्फा बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद फिर 2 से भाग देना पड़ा। लेकिन यहाँ तो हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्रमित युग्मों की संख्या चाहिए। तो एक्चुअल मान से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब जब एक्चुअल मान से कोई मतलब नहीं है तो फिर सीधा सीधा उठा लेते हैं। एक ये हो गया, 1 2 3 4। 4 थीटा के मान है, उनके संगत 4 अल्फा के मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा के कितने मान आ गए पहले केस से? अल्फा के 4 मान, और इनके संगत बीटा के भी कितने मान आ जाएंगे? 4 मान आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या यह बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, केस नंबर 2। और ये ध्यान रखना, इसमें अल्फा और बीटा बराबर होने चाहिए, इसमें अल्फा और बीटा बराबर होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये पहला मान अपना अल्फा 1 है, बीट या कुछ और बोल देते हैं इसको, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। तो इसके संगत अल्फा का मान थीटा 1/2, थीटा 2/2 ऐसे आ जाएगा, है ना। तो जो पहला मान होगा वही दूसरा मान भी होगा। यानी कि एक सॉल्यूशन थीटा 1 के संगत आएगा, थीटा 1/2, थीटा 1/2। दूसरा थीटा 2/2, थीटा 2/2, ये दूसरा आ जाएगा। थीटा 3/2, थीटा 3/2, 2। और थीटा 4/2, थीटा 4/2, ये हो जाएगा हमारा चौथा। अगले नंबर पे आते हैं, केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 पर क्या दिया हुआ है? केस नंबर 2 में अपना, केस नंबर 2 में दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2 पाई हो जाए।
यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस बीटा हो जाए, तो वहां ले जाओगे तो कॉस ऑफ अल्फा की जगह 2 पाई प्लस बीटा लिख दें, है ना, 2 पाई प्लस 2 बीटा हो गया। ये कितना हो गया अपना कॉस 2 पाई प्लस बीटा, तो 2 बीटा ही हो जाएगा। ये ऐसी की ऐसी बात हो गई क्या? ये ऐसी की ऐसी ही बात हो गई ही क्या? अब लेकिन यहाँ पे ना एक थोड़ा सा संकट है, एक थोड़ा सा संकट ये है कि बीटा माइनस पाई से पाई और अल्फा भी माइनस पाई से पाई में ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीटा का कुछ मान आया वो हमने रखा तो अल्फा जो है वो पाई के बाहर निकल गया। समझ रहे हो बात को? ऐसा ना हो कि बीटा का कुछ मान आया वो हमने यहाँ रखा तो अल्फा पाई के बाहर निकल गया। समझाने की कोशिश करते, देखो ग्राफ तो यही का यही रहने वाला है। अब तुमने जैसे अल्फा का कुछ मान लिया, मान लीजिए अल्फा का ये मान लिया 0 से थोड़ा सा बड़ा मान है, इसको यहाँ रखोगे तो ये तो पूरा मान 2 पाई से बड़ा हो गया, लेकिन अल्फा तो माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, तो ये मान नहीं चलेगा। अल्फा का ये मान लिया, ये बीटा का ये मान लिया। अब यहाँ पे 2 बीटा के ये 4 मान होंगे ना, 2 बीटा थीटा 1 हो सकता है, 2 बीटा थीटा 2 हो सकता है, 2 बीटा थीटा 3 हो सकता है और 2 बीटा थीटा 4 हो सकता है। तो अब यहाँ संकट क्या आ जाएगा कि जैसे ही हम लोग ये धनात्मक वाले मान लेंगे, जैसे कि ये मान लोगे तो ये 2 पाई में कुछ धनात्मक चीज जुड़ी तो अल्फा तो और बाहर निकल गया, इसी तरह से ये जोड़ोगे तो और बाहर निकल जाएगा, तो एक एक करके जो है वो सारे केस रिजेक्ट होते चले जाएंगे। सिमिलरली केस 3 में भी ऐसी ही कहानी होगी। केस 3 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? केस 3 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? केस 3 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/e। ये हो जाएगा अपना cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/e। तो भैया यहाँ से भी यही चीज, ये cos 2 बीटा था, ये cos 2 अल्फा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बीटा के अल्फा के मान लोगे वो यहाँ रखोगे तो बीटा बाहर निकल जाएगा, तो फिर से ये वाले सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब केस 2 और केस 3 से हमको कोई मान नहीं मिलने वाला है। केस 2 और केस 3 से हम लोगों को कोई मान नहीं मिलने वाला है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया पहले केस से जो मिले हैं, पहले केस से जो 4 मान मिले हैं, ये जो 4 जोड़े मिले हैं, बस ये 4 जोड़े हमारे आंसर हो जाएंगे। ये जो 4 जोड़े मिले हैं यही 4 जोड़े हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्रमित युग्मों की संख्या हो जाएगी अपनी 4। ठीक है, अगर किसी को यहाँ दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्यों यहाँ से नहीं मिल रहा है। ध्यान से सुनना, ये cos 2 बीटा इज इक्वल टू 1/e है ना, तो ये मान लो कि ये वाला ग्राफ cos 2 बीटा का है ना, या cos थीटा का है, जहाँ थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा है। थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा ले लो तो ये cos थीटा का ग्राफ हो गया। ठीक है, cos थीटा का ग्राफ हो गया। अब थीटा यहाँ से जो भी मान आएगा, मान लीजिए ये मान लिया है ना, तो ये धनात्मक हो गया। अब अगर थीटा धनात्मक है तो बीटा इज इक्वल टू थीटा/2, ये भी धनात्मक राशि होगी। अब ये धनात्मक राशि अगर 2 पाई में जोड़ दोगे तो अल्फा तो 2 पाई से बड़ा निकल गया, लेकिन अल्फा तो माइनस पाई से पाई के बीच में चाहिए था, तो यही संकट आएगी। ये वाला मान लोगे तो क्या होगा, ये जो भी थीटा 2 होगा, देखो ये पाई से 2 पाई है तो इसका आधा पाई/2 से पाई होगा। अब पाई/2 से पाई भी यहाँ जोड़ोगे तो अल्फा तो हमारा उससे बाहर निकल गया, यही ऋणात्मक में भी संकट आएगा। इस वजह से इधर के सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर भी सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बस पहले वाले से जो आंसर मिला था वही आंसर होकर रह जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात? किसी को कोई संकट समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। एक सवाल और देता हूं, जैसे ये वाला करो, ये भी एक अच्छा सवाल है। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। यदि x 0 से 3 पाई है और y भी 0 से 3 पाई है, ठीक है, कहाँ कहाँ है 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई, cos x गुणा साइन वाई जो है वो 1 आ रहा है, cos x गुणा साइन वाई 1 आ रहा है। तब क्रमित युग्म x, y के मानों के संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। देखो
ये बताओ मुझे cos x कहाँ से कहाँ तक होता है? करो वीडियो पॉज, खुद से सॉल्व कर लेना भैया पहले। cos x -1 से 1 होता है और sin y -1 से 1 होता है। ये होती है कि नहीं होती बात, है ना? न्यूनतम मान दोनों का -1, अधिकतम मान दोनों का 1। अब दो संख्याएं जिसमें से एक -1 से 1 है, दूसरी भी -1 से 1 है, उनका गुणा अगर 1 आ रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ कि cos x को भी -1 ले लें और sin y को भी -1 ले लें, या फिर cos x को 1 ले लें और sin y को भी 1 ले लें। या तो दोनों -1 हो जाए या दोनों 1 हो जाए, या तो दोनों -1 हो जाए या दोनों 1 हो जाए। अब दोनों -1 कब होंगे? cos x -1 कब होता है? जब x कैसा हो जाए? पाई का विषम गुणज 2n+1 पाई हो जाए। और 0 से 3 पाई में देखोगे तो x क्या क्या हो जाए, मतलब पाई और 3 पाई हो जाए। सिमिलरली y -1 कब होता है? 4n+3 पाई बाई 2 टाइप की चीजों पर। यहां पर देखोगे -1 लाना है तो एक तो 3 पाई बाई 2 हो सकता है, ये लिख ही देता हूं मैं, 4n+3 पाई बाई 2 टाइप की चीजों पर। तो y 0 रख दोगे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 रख दोगे 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना हुआ ये? 3.5 हो गया क्या? ये तो बाहर निकल गया, 3.5 तो बाहर निकल गया, अपन को तो 3 पाई तक ही जाना है, मतलब बस एक ही बार मिलेगा, बस 1.5 पाई ही मिलेगा। कहाँ तक जाना है? 3 पाई तक ही जाना है। एक राउंड पूरा, उसमें एक बार मिल गया, दूसरा आधा ही लगाया, मिला ही नहीं, कोई बात नहीं। इधर आते हैं, या तो ऐसा हो जाए, यहां से क्या क्या क्रमित युग्म संभव है कि ये पाई हो जाए और ये 3 पाई बाई 2 हो जाए, या फिर ये 3 पाई हो जाए और ये 3 पाई बाई 2 हो जाए। बस इतनी सी बात है। यहां आओ, x क्या होना चाहिए? पाई का विषम गुणज, यानी कि 0 हो जाए और 2 पाई हो जाए। और साइन y ये होता है अपना 4n+1 पाई बाई 2। और यहां से क्या क्या मिल गया? या तो पाई बाई 2 हो जाए या 5 पाई बाई 2 हो जाए, या तो पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। तो यहां से कितने जोड़े मिल गए? 0 के साथ पाई बाई 2 हो जाए, 2 पाई के साथ पाई बाई 2 हो जाए, फिर 0 के साथ 5 पाई बाई 2 हो जाए, या 2 पाई के साथ 5 पाई बाई 2 हो जाए। समझ गए क्या बात को? 4 यहां से जोड़े बन गए, 2 यहां से जोड़े बन गए, तो कितने जोड़े बन गए? टोटल मिलाकर 6 क्रमित युग्म संभव है। कितने क्रमित युग्म संभव है? 6 क्रमित युग्म संभव है। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़े क्या आगे? कुछ और सवाल देखें? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, एक दो और सवाल करते हैं। जैसे कि एक दो में थोड़े से अलग टाइप के सवाल देता हूं। अब ये सिंगल करेक्ट है, करो इसको, करो भैया। देखो, ऐसा नहीं लगना चाहिए तुमको कि ओहो हो ये तो सिंगल करेक्ट है, ये तो एडवांस में आता ही नहीं। एडवांस में सिंगल करेक्ट भी आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम बढ़ाओ ना स्पीड, बढ़ाओ ना एक्यूरेसी, लाओ ना जल्दी, अच्छे से सॉल्व करो ना फटाफट से। फटाफट और एक्यूरेटली सॉल्व करने की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। त्रिभुज एबीसी में यदि 10a ऋणात्मक है तो इनमें से कौन सा कथन सही रहने वाला है? करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। 10a ऋणात्मक, अच्छा किसी त्रिभुज में ये बात तो जानते ही हो तुम कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 80 होता है, 180। तो b+c कितना हो जाएगा? पाई-a। अब यहाँ 10b10c चल रहा है तो दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 10 पाई-a। बोलो, यहाँ तक तो क्लियर रहना चाहिए। इसके आगे सोचो क्या करें, इसके आगे सोचो क्या करें। b+c का फॉर्मूला लगा दो। 10b+c का क्या फॉर्मूला होता है? 10b+10c अपॉन 1 - 10b10c। तो वहां से गुणा आ जाएगा, वहां से गुणा आ जाएगा। और इधर क्या है? 10 पाई माइनस है, ये कितना होगा? कौन से चतुर्थांश में है ये? सोचो। द्वितीय चतुर्थांश में। तो 10b
प्लस 10c बटे 1 माइनस 10b 10c, ये कितना है? माइनस 10a माइनस 10a, ठीक है। अब 10 कैसा है अपना बताओ? 10a जो है वो ऋणात्मक है, मतलब माइनस 10a ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, 10a अगर ऋणात्मक है तो कोई मुझे ये बता सकता है क्या, कोई मुझे ये बता सकता है कि a का क्या अंतराल होगा? 10 का ग्राफ ध्यान से देखो, 0 से π/2 तक धनात्मक रहता है और π/2 से पाई तक ऋणात्मक रहता है। ये कोण अपना π/2 होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है। π/2 से पाई तक ये ऋणात्मक होता है, मतलब a जो है वो कहां से कहां तक होगा? π/2 से पाई तक होगा। a कोण कहां से कहां तक होगा? π/2 से पाई तक होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? पाई। अगर ए अकेला π/2 से बड़ा है, मतलब ए अकेला 90 से बड़ा है, अधिक कोण है, तो b प्लस सी ये टोटल मिलाकर π/2 से छोटा होना पड़ेगा। अरे भाई एक तीन कोण का योग 180 होना है, उसमें से अकेला 90 से बड़ा हो गया, बाकी दोनों को क्या होना पड़, बाकी दोनों के योग को 90 से छोटा होना पड़ेगा। अगर दोनों का योग 90 से छोटा है, मतलब ये अकेला बेचारा ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर b कोण 90 से छोटा है तो 10b का मान धनात्मक होगा, प्रथम चतुर्थांश है ना। त्रिभुज के कोण है 0 से तो बड़े ही रहेंगे। 10c बोलो, 10b भी धनात्मक, 10c भी धनात्मक। अब आ जाते हैं हम अपनी असली कहानी पर। माइनस 10 कैसा था? धनात्मक था। यह राशि धनात्मक है, यानी कि 10b प्लस 10c बटे 1 माइनस 10b 10c, यह राशि धनात्मक है। यह राशि कैसी? धनात्मक है। यह जो व्यंजक है वो धनात्मक है। इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी धनात्मक है। देखो ये धनात्मक, ये धनात्मक, तो भैया अगर ऊपर वाला धनात्मक है, धनात्मक में धनात्मक जोड़ोगे धनात्मक ही आएगा। पूरी राशि धनात्मक आनी है, मतलब नीचे वाली भी धनात्मक होगी, 10b 10c ये भी धनात्मक होगी, और ये धनात्मक है तो 10b 10c ये कैसा हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। इसको इधर भेज दोगे लेस देन 1 हो जाएगा, इसको इधर भेज दोगे लेस देन 1 हो जाएगा। तो यानी कि 10b 10c लेस देन 1 आंसर हो जाएगा अपना डी। क्लियर है क्या? बोलो कैसा लगा ये सवाल? अच्छा लगा? मजा आया? बोलो कहानी खत्म या शुरुआत होने को है? चलिए एक और छोटा नन्हा मुन्ना सा सवाल आपको देते हैं, देखते। ये क्लियर हो गया ना भाई? लिखते जाया करो भैया, हर सवाल पे लिखते जाया करो। सवाल नंबर 1 क्लियर, सवाल नंबर 2 क्लियर। जिस सवाल में डाउट रह जाए वो भी बताया करो, उसको अगले लेक्चर में मैं उठाऊंगा, फिर से समझाऊंगा कि क्या परेशानी रह गई, क्या दिक्कत रह गई, कौन सी ऐसी दुविधा रह गई। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये वाला करो। करो। यदि साइन अल्फा 1/2 और कॉस थीटा 1/3 है तथा थीटा और अल्फा दोनों न्यून कोण हैं, तो अल्फा प्लस थीटा के मानों का अंतराल है। सोचो, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। सिंगल करेक्ट है, फिर से सिंगल करेक्ट है। कैसा करेक्ट है? सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट। साइन अल्फा 1/2 और कॉस थीटा 1/3। अरे साइन अल्फा 1/2 तो ये तो यहाँ पे एक ही बात क्लियर हो गई अपना, दोनों न्यून कोण है, तो अल्फा कितना होगा? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये तो π/6 होगा सर, है ना। कोई ये तो नहीं भूल गया था ये π/6 क्यों होगा? ये π/6 तो सबको पता है ना। अब कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? कॉस थीटा दिया हुआ है 1/3,
कितना दिया हुआ है 1/3। अब ग्राफ देखो कॉस थीटा, है ना, थोड़ा सा अच्छे से वैल्यू में दिखाना चाहता हूं तुमको। ब्रूम अपन को किस में रखना है, न्यून कोण रखना है, और बड़ा ग्राफ बनाता है, थोड़ा साफ सुथरा सुंदर सुंदर सलोना ग्राफ बनाना है, सुंदर सलोना। ओ ओ भाई, ये लो, है ना, प्रथम चतुर्थांश का ग्राफ मैंने ये बना दिया। नहीं नहीं, ये तो कॉस का नहीं है, कॉस का बनाना है अपन को, तो साइन का बना दिया ये तो। जाओ भैया वापस जाओ तुम, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ। ये होता है अपना π/2, जिसपे शून्य मिलता है, 0 पे मिलता है 1। π/2 पे शून्य मिलता है, 0 पे मिलता है 1। 1/3 कहाँ होगा, है ना, कुछ कोणों की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अगर हम लोग टुकड़े कर दें, π/6 π/3, तो π/6 पे कितना मान मिलता है, √3/2। और इस पे अपना मिलता है हाफ, ये हाफ है ना। ग्राफ थोड़ा सा स्केल पे नहीं है पर ठीक है ना। 1/3 कितना होता है अपना, 0.33। ये हाफ कितना होता है, 0.5। मतलब ये इससे भी नीचे आने वाला है ना। बोलू क्या ये है बात, तुम मानते हो कि 0.33 यहाँ कहीं होगा। अब 0.33 यहाँ होगा, मतलब अपना आने वाला कोण π/3 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। π/3 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। मतलब ये थीटू, ये जो अपना थीटू है, ये थीटू π/3 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। थीटू π/3 से बड़ा, π/2 से छोटा। एल्फा पहले से पता है, तो थीटू प्लस एल्फा, π/6 प्लस π/3 यानी π/2, और π/6 प्लस π/2 ये कितना हो जाएगा, π/6 प्लस π/2, इसको लिख सकते हैं हम 3π/6, 4π/6 यानी कि 2π/3, 120, है ना। तो थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो π/2 से 2π/3 के बीच में होगा। तो एक तो ये अंतराल आ ही गया अपना। क्या π/2 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वाला गड़बड़ है। क्या 2π/3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या 5π/6 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। केवल एक ही आंसर होकर रह जाएगा और वो है π/2 से 2π/3। क्लियर, बोलो। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटू सा सवाल और देते हैं। बढ़िया ध्यान से करना भैया, अच्छा सवाल है, शांति संयम और पूरा सम्मान देते हुए इस सवाल को करने की कोशिश कर। क्या दिया हुआ है, sin a/sin b √3/2 है और cos a/cos b √5/2 है। a और b जो है वो दोनों न्यून कोण है, तो tan a प्लस tan b का मान कितना होगा। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो बार बार बोलता हूं मैं कि वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, नहीं तो फिर इस लेक्चर का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। अब जैसे आज जो ये लेक्चर है 8 तारीख हो गई है, तो अब जेई मेंस पार्ट 1 के लिए भी तुम्हारे पास लगभग 20-22 दिन ही बचे हैं। तो जेई मेंस पार्ट 2 पर भी साथ के साथ फोकस करते रहना है हम लोगों को। इसीलिए इन सेशंस की लेंथ जो है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं रखी जा रही है। कारण यही है कि हल्का फुल्का आपको जेई एडवांस का टच मिलता रहे। जिन लोगों को एडवांस की तैयारी करनी है, जो लोग एडवांस के लिए रेडी हो चुके हैं, वो हल्का फुल्का एडवांस का भी स्वाद लेते रहे। इसलिए डेली 2 लेक्चर आपको ये मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया काम है ना। कोशिश करा करो कि 1-1.5 घंटे इसी पे हम लोग दे दें। क्या है हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू √3/2 साइन बी, ठीक है, और कॉस ए इज इक्वल टू √5/2 कॉस बी। हमको क्या बताना है, tan a प्लस tan b बताना है। दो समीकरण, दो अननोन है ना, गणितीय रूप से देखा जाए तो बड़ी आसानी से हल हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे है, त्रिकोणमितीय समीकरण सीधा सीधा तो है नहीं, सीधा सीधा अपनी अलजेब्रिक इक्वेशंस तो है नहीं, बीजगणितीय समीकरण तो है नहीं। तो क्या करें, पहले का कर दो वर्ग। क्या बन जाएगा, sin² a इज इक्वल टू 3/4
साइन स्क्वायर बी, और दूसरे का भी कर दो वर्ग, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 5/2 कॉस स्क्वायर बी। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर बी प्लस 5/4, ये भी 5/4 होगा, वर्ग करेंगे 5/4 हो जाएगा, 5/4 कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करें? तो भैया अब तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है ना, तो फटाफट अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्या कर दिया जाए? 3/4 साइन स्क्वायर बी 5/4, इसको कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 1 = 3/4 साइन स्क्वायर बी प्लस 5/4 माइनस 5/4 साइन स्क्वायर बी। इसको इधर भेज दें तो 1 माइनस 5/4 1/4, और माइनस 2/4 यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी हो गया अपना 1/2, साइन स्क्वायर बी हो गया 1/2, है ना। और साइन बी कितना हो जाएगा? 1/√2। धनात्मक वाला ही क्यों लिया? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश। धनात्मक वाला ही क्यों लिया? प्रथम चतुर्थांश। अगर साइन बी 1/√2 है तो बताओ, ये यहाँ पे रख देते, साइन ए कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू 1/√2, √3/2√2। अच्छा, साइन बी ये है तो टेन बी कितना होगा? ये होता है अपना कितना? लंब बटे कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार, है ना। 1/√2 वैसे भी दिख रहा π/4 है, तो ये 1/1 ही होगा, इसमें तो ज्यादा इधर तकलीफ की बात है नहीं। इधर देखो, इधर टेन ए कितना होगा? ये हो गया अपना लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा? √ इसका वर्ग 8 माइनस उसका वर्ग 5, √3 हो जाएगा। तो लंब बटे आधार है, लंब कितना है? √3, आधार कितना है? लंब कितना है? √3, और ये कुछ गड़बड़ कर दिए पर नहीं, यहाँ 3 लिखना है, ये 5 हो जाएगा, √3/5। ठीक है, तो टेन ए का मान आ गया, टेन बी का मान आ गया, टेन ए का मान आ गया, टेन बी का मान आ गया, तो टेन ए प्लस टेन बी कितना हो जाएगा? √3/5 +1, यानी कि √3 प्लस √5/√5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा अपना? डी। आंसर कितना हो जाएगा? डी। क्या बोलो, ये बात क्लियर? सच सच बताओ, कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया? खुद से कर लोगे क्या? अगर ये सवाल खुद से करने को बोल दिया जाए तो कर लोगे क्या? इसी टाइप की चीजें कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में या मैच द कॉलम की फॉर्म में पूछ ली जाती है। अभी यहाँ सिंगल करेक्ट की फॉर्म में है। अगर इजी लग रहा है तो स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छे सवाल है, वैसे थोड़ा सा दिमाग को चैलेंज करने वाले सवाल तो है, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और करते हैं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सवाल। एक समकोण त्रिभुज में जिसका कर्ण विपरीत शीर्ष से इस पर डाले गए लंब की लंबाई का 2√2 गुणा है, तो त्रिभुज के अन्य दो न्यून कोण क्या होंगे? सवाल समझा देता हूं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा कुछ बना, ठीक है। और विपरीत एक समकोण त्रिभुज में जिसका कर्ण विपरीत शीर्ष से इस पर डाले गए लंब, विपरीत शीर्ष से इस पर डाले गए लंब की लंबाई का 2√2 गुणा है। मतलब अगर इसको h बोल दें
तो ये जो कर्ण है ये 2√2h है, ऐसी बात कही गई है। एक समकोण त्रिभुज में जिसका कर्ण विपरीत शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंबाई का 2√2 गुणा है, तो त्रिभुज के अन्य दो न्यून कोण कितने होंगे? ये अन्य दो न्यून कोण, ये वाला और ये वाला, क्या क्या हो सकता है? के हो सके है। एक पता करना है, एक पता चलते ही दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। किसी एक को पता करना है, एक पता चलते ही दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करें? देखो ये h है, ये 2√2h है। किसी एक कोण को मानते हैं, किसी एक कोण को मानते हैं। जैसे कि किसको मान ले? इस कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा। ये अपना 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इनको नामकरण कर देते हैं कुछ कुछ। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। अगर आधार को बोल दूं मैं एक्स और लंब को बोल दूं वाई, है ना? ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा ना? ऐसे साफ सुथरा काम करना है। अब एक एक करके ये जहां लंब जाके गिराया है इसको बोल देते हैं एम। तो एक बार त्रिभुज लेते हैं ए बी एम। इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो ये कैसा दिखता है? ये ऐसा कुछ दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता है? ये एच है अपना, ये थीटा है, ये वाई है ना? तो देखो वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बोलोगे तुम वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज लो, बी सी एम। ये कैसा दिखता है अपना? ये 90, ये एच, ये थीटा, ये एक्स है। ये एक्स कॉस थीटा हो गया, ये एक्स साइन थीटा हो गया। एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एच। वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एच, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब देखो है तो ये समकोण त्रिभुज ही ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? ये कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है अपना? 2√2h। तो ये भी h के पदों में, ये भी h के पदों में। एक्स की जगह क्या लिख दिया जाए? एच स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। वाई की जगह एच स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो जाएगा अपना? 2√2 यानी कि 8h स्क्वायर। बोलो एच 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 कट गया और समीकरण किस में बची? बस थीटा में बची। तो अब तो सॉल्व कर पाओगे ना? समीकरण किस में बची? बस थीटा में बची। तो ये कितना हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। लघुत्तम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। एक और नीचे कितना है? ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया। इस 8 को इधर भेज दो। ये हो गया 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हो गया क्या? हम्म। अब एक काम करता हूँ, 1 2 को इधर भेज देता हूँ, या पूरी समीकरण को 2 से भाग दे दो। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। बोलो हाँ या ना? है ना? अरे एक चीज और जान लो, अभी अभी जरूरत पड़ेगी। थीटा का अंतराल कहाँ से कहाँ तक होगा? तो थीटा भैया अपना 0 से π/2 के बीच में है। तो 2 थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में होगा, मतलब साइन 2 थीटा धनात्मक होना चाहिए। अब साइन 2 थीटा धनात्मक होना चाहिए, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक। अगर 2 थीटा 0 से पाई तक है तो साइन 2 थीटा 1/√2 कब कब होगा? या तो 2 थीटा π/4 हो जाए, या 2 थीटा 3π/4 हो जाए। तो थीटा के दो मान संभव है, एक π/8 एवं दूसरा 3π/8, है ना? इन दोनों का योग 4π/8 π/2 आ गया बस। मतलब अगर ये π/8 है तो वो 3π/8 होगा, और वो π/8 है तो ये 3π/8 होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? बी
π/8 एंड 3π/8। आंसर क्या हो जाएगा? बी, π/8 एंड 3π/8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दो छोटू छोटू से सवाल और पूछते हैं तुमसे। आज सेशन बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं रखूंगा। आज सेशन बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं रखूंगा। कारण यही है कि भैया एक तो ये चैप्टर की हमने इसीलिए 3 टुकड़ों में किया है ताकि तुम पे ज़्यादा लोड ना आए। देखो जेई एडवांस के इतने सारे सेशंस रखने का क्या पॉइंट है? पॉइंट यही है कि एक दिन में तुम पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए। ठीक है, क्या कहा गया है? 3 cos x प्लस 2 cos 3x इज इक्वल टू कॉस वाई है, और 3 sin x प्लस 2 sin 3x इज इक्वल टू साइन वाई है। तो cos 2x का मान बताओ। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ दिया जाए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? फिर से दो समीकरण है ना, एक्स और वाई में। और एक्स और वाई में त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना हो तो हमें किसी एक में लाना पड़ता है। अब बताओ, इधर साइन वाई लिखा हुआ है, उधर कॉस वाई लिखा हुआ है, तो नेचुरली हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, अगर वर्ग करके योग कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 3 cos x प्लस 2 cos 3x का वर्ग इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, और 3 sin x प्लस 2 sin 3x का वर्ग इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया जाए, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा? देखो 9 cos² x प्लस 4 cos² 3x प्लस 3 दूना 6 दूनी 12 cos x cos 3x प्लस इसका वर्ग 3 × 3 = 9 sin² x प्लस 2 दूनी 4 sin² 3x प्लस 3 दूना 6 दूनी 12 sin x sin 3x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत सुंदर बात हो गई। इन दोनों को जोड़ोगे 9 sin² x प्लस 9 cos²x, तो ये हो जाएगा बस 9 sin² x प्लस cos²x 1 हो गया। यहाँ 4 कॉमन ले लो, cos² 3x प्लस sin² 3x 1 हो गया। यहाँ 12 कॉमन ले लो, cos a cos b प्लस sin a sin b। सूत्र हो गया cos a माइनस b का। cos x माइनस 3x लिख दो या 3x माइनस x लिख दो, cos को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 9 और 4 13 प्लस 12 cos ऑफ माइनस 2x। देखो कितना सुंदर सरल सा सवाल था। cos 2x इज इक्वल टू -12, तो cos 2x कितना आ जाएगा? -12/12 यानी कि माइनस का 1। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत हो सकती थी क्या? बताओ, इससे आसान सवाल क्या करवाए? इससे आसान कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं। बोलो, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर सर बताओ कितने लोगों ने कर लिया था इसको? इसमें मैं जानना चाहता हूँ। मैं कमेंट सारे पढ़ रहा हूँ भैया, है ना। मैं देख भी रहा हूँ कि कितने बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तुम्हारे रिस्पॉन्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए एक सवाल और देते हैं तुमको। एक और सवाल अच्छी वैरायटी वाला लाते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल लेके ये वाला करो। अब इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग, इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग, इतना आसानी से नहीं होगा। अब ये तड़कता भड़कता एक सवाल आया है अपने सामने। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। tan θ प्लस tan 2θ प्लस tan 3θ इज इक्वल टू tan θ गुणा tan 2θ गुणा tan 3θ। एक सूत्र है जो शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। क्या होता है वो? tan a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c। इस सूत्र का प्रयोग करना। सोचो, अब सोचो कि कैसे किया जाए।
1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, इसका प्रयोग करना है। सोचो कैसे यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है, सोचो कैसे इसका यहाँ यूज किया जा सकता है। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? a प्लस बी प्लस सी, तीन कोणों का योग यहाँ, तीन कोणों का गुणा यहाँ। तो अगर a इज इक्वल टू थीटा लिख दें, b इज इक्वल टू 2 थीटा लिख दें और c इज इक्वल टू 3 थीटा लिख दें, तो एक्चुअल में यहाँ लिखा हुआ है 10 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा, यानी कि 10 का कितना थीटा, 6 थीटा। और ऊपर कितना लिखा हुआ है, ये 10 थीटा प्लस 10 का 2 थीटा 10 3 थीटा माइनस 10 थीटा 10 2 थीटा और 10 3 थीटा बटे 1 माइनस 10 थीटा 10 2 थीटा माइनस 10 2 थीटा 10 3 थीटा माइनस 10 3 थीटा 10 थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो अंश में लिखी हुई राशि है ना, वो हमको शून्य दी हुई है। 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा 10 3 थीटा इज इक्वल टू ये अंश में लिखी हुई राशि हम लोगों को शून्य दी हुई है। मतलब 10 6 थीटा इज इक्वल टू, ऊपर लिखा हुआ है 0। देखो यही तो है ना, 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा प्लस 10 3 थीटा, इसको इधर ले जाओगे तो यही अंश बन जाएगा। बटे में कुछ भी लिखा हुआ हो, सब कितना हो जाना है, 0 हो जाना है, यानी कि 10 6 थीटा इज इक्वल टू 0। बताओ अब इसके आंसर निकाल के बताओ। अब इसके बाद गलती होगी, एक और बहुत बड़ी गलती है जो इसमें बच्चे कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, सोचो अब 10 6 थीटा 0 कैसे कैसे हो सकता है, अगर थीटा 0 से 6 पाई है तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 6 थीटा इज इक्वल टू 10, कितना होगा ये, जीरो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो लिख दो, 10 0 यानी 6 थीटा। अरे मतलब डायरेक्ट ही लिखो, तुम तो इतना क्या दिमाग लगाना। अगर 6 थीटा 0 आ रहा है, मतलब 6 थीटा कैसा होगा, एन पाई टाइप का होना चाहिए। पाई का गुणज होगा 6 थीटा तो वो 0 आ जाएगा, है ना। मतलब थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 6 हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू कहाँ से, 0 से शुरू करें, धनात्मक तो रखना ही है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। क्या 0 को लेना है, नहीं लेना है। एन इज इक्वल टू 1 पाई बाई 6 ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नहीं ले सकते हो, पाई बाई 6 ले सकते हो। एन इज इक्वल टू 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3 ले सकते हो। एन इज इक्वल टू 3 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 2। ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है हम लोगों को, एन इज इक्वल टू, ताकि ये 6 पाई से छोटा बना रहा है। अभी 6 पाई कब आएगा, अगर एन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 पाई लिखे तो एन पाई इज इक्वल टू हो गया 36 पाई, यानी एन इज इक्वल टू 36 तक जाएंगे तो ये 6 पाई आएगा। बोलो, जीरो वाला छोड़ दो, 1 से लेकर 36 तक जाओगे तो क्या ये सारे के सारे मान हम लोग ले सकते हैं? क्या इसका आंसर 36 होगा? क्या इसका आंसर 36 होगा? बोर्ड पर एक बहुत बड़ी हिंट मैंने छोड़ दी है, बोर्ड पर एक बहुत बड़ी हिंट मैंने छोड़ दी है। एन का मान कहाँ कहाँ तक, एन इज इक्वल टू 4 लिखोगे तो थीटा हो जाएगा अपना 4 पाई बाई 6 यानी कि 2 पाई बाई 3। एन इज इक्वल टू 5 लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। एन इज इक्वल टू 6 लिखोगे तो ये हो जाएगा पाई। ऐसे एक ही पाई के अंतराल में ही कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई तक 36 हो जाएंगे क्या, या 6 पाई को छोड़ दो तो क्या 35 आएगा क्या आंसर? बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा भैया, साहब बोलोगे सर 36 वाला भी छोड़ दो, तो आंसर क्या होगा, 35 होगा, 36 होगा, 37 होगा, या कुछ और? तो तुम्हें ये तो लग रहा होगा कि कुछ और होगा सर, तभी इतनी बात हो रही है, नहीं तो अभी तक तो आंसर आ चुका होता। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, आंसर जो है वो कुछ और होगा, लेकिन वो क्या होगा देखो ध्यान से सुनना। क्या थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा के मान अपन लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। टेन थीटा लिखा हुआ है यहाँ, थीटा का पाई बाई 2 मान नहीं रखा जा सकता, क्योंकि टेन थीटा है तो थीटा शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। थीटा कभी भी पाई बाई 2 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेन थीटा अपरिभाषित हो जाता है।
ये भी पाई बाई 2 का विषम गुणज नहीं है, क्योंकि ये भी 10 के अंदर लिखा हुआ है, ये भी 10 के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको भी नहीं ले सकते। तीसरी चीज 3 थीटा जो है ये भी पाई बाई 2 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब थीटा जो है अपना वो 2n+1 पाई बाई 2 तो नहीं होना चाहिए, थीटा 2n+1 पाई बाई 4 भी नहीं होना चाहिए, और थीटा 2n+1 पाई बाई 6 भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो 35 मान दिख रहे हैं ना तुमको 1 से लेकर 35 तक, ये 36वां तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 पाई को इंक्लूड नहीं करना है। अगर 35 लेते तो थीटा होता अपना 35 पाई बाई 6, जो कि 6 पाई से छोटा होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेते। लास्ट वाला 36 से यह आ जाता 36 पाई बाई 6, 6 पाई इसको नहीं लेते। तो 1 से लेकर 35 तक में से अब क्या क्या हटेगा इसको देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 36 में से क्या क्या हटेगा। तो पाई बाई 2 के विषम गुणज पहले मैं लिखता हूं 2n+1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के विषम गुणज क्या क्या होंगे। पाई बाई 2 हटेगा, 3 पाई बाई 2 हटेगा, क्या इसमें 3 पाई बाई 2 आएगा? क्या इसमें 3 पाई बाई 2 आएगा? तो 9 लिखोगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, मतलब वो भी हटेगा, है ना। नीचे 6 बनाते जाना। 5 पाई बाई 2 हटेगा, क्या इसमें 5 पाई बाई 2 आएगा? यह है 3 से इसको गुणा कर देना ऊपर, 15 आएगा, अपन को तो 35 तक जाना है। 7 पाई बाई 2, 7 या 21 आएगा, नीचे 2 लिखना है। फिर 9 पाई बाई 2, 3 नम 27 आएगा, 33 पाई बाई 2, अगला 13 या 39 ही नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 मान तो यहां से हट गए, इन सबको हटाना पड़ेगा। ये सारी चीजें मिलेंगी, ये कब कब मिलेगी? ये कब मिला? 3 रखा, ये 6 रखने पे मिलेगा, ये वाला अपन को 15 रखने नहीं, ये 9 रखने पे मिलेगा, ये 15 रखने पे मिलेगा, ये 21 रखने पे मिलेगा, ये 27 रखने पे मिलेगा, ये 33 रखने पे मिलेगा। इन सबको हटाना पड़ेगा। और क्या हटाना पड़ेगा? ये वाला चीज को देखो, थीटा जो है वो 2n+1 पाई बाई 4 भी नहीं होना चाहिए, ने पाई बाई 4 का विषम गुणज भी नहीं होना चाहिए। तो n=0 रखें तो क्या पाई बाई 4 आया था? क्या पाई बाई 4 नहीं आया था। n=1 रखो, 3 पाई बाई 4, क्या 3 पाई बाई 4 आया है इसमें? नीचे डिवीजन में 4 है, नीचे डिवीजन में 4 है। 2n+1 जो है वो अपना पाई बाई 2, थीटा जो है वो 2n+1 पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए। n= ये नीचे 4 वाला कभी मिलेगा क्या तुमको? देख लेते हैं। n=0 रखोगे, थीटा पाई बाई 4, क्या ये इसमें था? ये इसमें नहीं था। n=1 लिखोगे, थीटा कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4, क्या ये इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। n=2 लिखोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 पाई बाई 4, क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये सारी चीजें तो थी ही नहीं, मतलब ये 6 मान हटाने थे, यहाँ जिनको हटाना है ना वो इसमें है ही नहीं, यहाँ जिसको हटाना है वो इसमें है ही नहीं, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। मतलब 2 थीटा तो हमें कहीं भी परेशान नहीं कर रहा है, 2 थीटा हमको कहीं भी परेशान नहीं कर रहा है। अब तीसरे पे आ जाता है, यहां से कुछ नहीं हटाना। टोटल 35 मान थे, 35 में से 6 तो ये हट गए, और अब आ जाते हैं अपन θ=2n+1 पाई बाई 6, ये भी नहीं होना चाहिए। तो n=0 लिखोगे तो पाई बाई 6 आएगा, पाई बाई 6 भी हटेगा, मैंने जो यस बोल दिया था वो हटेगा। अब n=0 हो गया, n=1 लिखोगे, 3 पाई बाई 6, पाई बाई 2 ये पहले ही हट चुका है, ये पहले ही हट चुका है, ये पहले ही हट चुका है। आगे आते हैं, 3 लिखो, ये कितना लिखा अपन ने? 1 लिखा। 2 लिखो, 5 पाई बाई 6, इसको भी हटाना है, 5 पाई बाई 6 को नहीं हटाया था पहले, है ना। फिर लिखो अपना 2 लिख दिया। 3 लिखो, 3 लिखोगे तो कितना होगा? 3 दूना 6, 7 पाई बाई 6, ये भी हटाएंगे। फिर लिखो 4, 4 दूनी 8 और 1 9 पाई बाई 6, यानी 3 पाई बाई 2, ये पहले ही हट चुका है ना। फिर लिखो ये 4 लिखा, 5, 5 दूनी 10, 11 पाई बाई 6। फिर 6 लिखो, 6 दूनी 12, 13 पाई बाई 6। फिर लिखो 6 लिख दिया, 7, 7 दूनी 14, 15 पाई बाई 6, ये होता है अपना 5 पाई बाई 2, ये फिर से हट चुका है। तो देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं तुमको कि ये 2
और फिर 2 4 और फिर 2 आएंगे, है ना। ये कहाँ तक रख दिया अपन ने, 7 रख दिया, 8 रखोगे तो 8 दूनी 16, 17 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6 हटाओगे तो 17 पाई बाई 6 हटाना ही है। अगला क्या आएगा, कितना रख दिया, 8 रख दिया, 9 रखो, 9 दूनी 18 और एक 19 पाई बाई 6 भी हटेगा। 10 रखोगे, 10 दूना 20, एक 21 पाई बाई 6, 21 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2। क्या मैं सिखा रहा हूँ, देखो 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 के बीच में कितने और जुड़े, 2 और जुड़ गए। 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 के बीच में 2 और जुड़ गए, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 7 पाई बाई 2 और 9 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 के बीच में 2 और जुड़ गए, है ना। मतलब 2 यहाँ जुड़ चुके हैं, 2 यहाँ जुड़ चुके हैं, 7 और 9 के बीच में 2 जुड़ चुके हैं, 9 और इसके बीच में 2 जुड़ेंगे। एक इसके बीच में आया पाई बाई 2 से छोटा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में एक मिला, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, नहीं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में भी 2 थे, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यानी 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गए। एक पाई बाई 2 से पहले मिला है और एक इसके बाद मिलेगा, एक पहले मिला है, एक बाद में मिलेगा, ये दिख रहा है। एक बाद में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ये 11 पाई बाई 2 कितना है, 11 पाई बाई 2 अपना हो रखा है 6 के में देखोगे तो 3 से गुणा कर दें, 33 पाई बाई 2, 33 पाई बाई 2 तक की बातें हो चुकी थी यहाँ पे, है ना। मतलब 33 पाई बाई 2 कैसे मिलता, नीचे 6 रखना है तो यहाँ 33 रखना है तो 32 16 तक हो गया, है ना। n इज इक्वल टू 16 तक की बातें यहाँ हो गई थी। n इज इक्वल टू 17 रखेंगे, 17 दूना 34 और एक 35 पाई बाई 6, ये भी एक हटाना पड़ेगा। मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 तो ये हो गए, और 13 14 15 16 17 18 ये हो गए। मतलब 35 में से 18 मान और हटाने पड़ेंगे, यानी कि फाइनल आंसर होगा इसमें से 35 माइनस 18 और आंसर हो जाएगा कुछ और, 35 माइनस 18 यानी कि 17 आंसर हो जाएगा। यही बात हमको समझनी थी। तो जितना आसान ये सवाल लग रहा था ना, उतना ही ट्रिकी ये सवाल था, और मुझे 100% पता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलत किया होगा। ठीक है, एक बहुत ही शानदार सवाल था। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर ये देखना था कि प्रांत क्या है, टैन परिभाषित कब होता है। तो जो भी हल हमारे पास आए थे उसमें से कुछ हलों को हमको हटाना था, और उन्हीं हलों को हटाने के बाद हमें बाकी चीजें मिली है। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं पे रोकते हैं। 1 घंटे का ये सेशन हमने रखा है। बहुत सारे मैं होमवर्क क्वेश्चन दे के जाऊंगा, उनको खुद से करना। क्लास होमवर्क क्वेश्चन, और फिर मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे जेई मेंस पास में आएगा हल्का हल्का हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। कारण ये है कि एक दिन में जेई एडवांस के 2 सेशन भी हो रहे हैं, आप दोनों को अच्छे से करें। इसके अलावा स्ट्राइकर बैच पर भी अपना फोकस रखें। जेई मेंस को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, वहाँ पर भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, इसीलिए अभी कहानी थोड़ी सी हल्की रख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही चलेगा। जेई मेंस खत्म होते ही अलग रिवर्स गियर में हम लोग चले जाएंगे, स्पीड बढ़ा देंगे चीज़ों की। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।